नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दास ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, कल का जो टॉपिक था हमारा जैव प्रक्रम के पोषण चैप्टर से आप लोग को जितने भी वीवीआई प्रश्न हैं मैंने बताया था। आज फिर प्रक्रम का ही वो दूसरा पार्ट है, श्वसन रेस्पिरेशन। और आज हम रेस्पिरेशन से श्वसन से जितने भी टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं मैं आप लोग को बता देने वाला हूं। बस शुरू से अंत तक हमारे साथ आप लोग बने रहें और देखिए बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे क्वेश्चन से संबंधित आज के क्लास से आएंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं 2026 मैट्रिक एग्जाम के लिए। और श्री गणेश करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 से। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। पाइरुवेट पाइरुवेट होता है। पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। अब यहाँ देखिए, कोशिका द्रव्य, पेशी कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ईस्ट में। इसका सही जवाब माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया इसको कोशिकीय ऊर्जा गृह कहते हैं। कोशिकीय ऊर्जा गृह मतलब पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल। क्योंकि कुछ क्या कहते हैं, हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसकी उत्पत्ति माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है। इसलिए पूर्ण ऑक्सीकरण जहां भी आए, पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर। दूसरा प्रश्न है, बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों होती है। चार ऑप्शन आपके सामने है। इथेनॉल के संचयन से, बिल्कुल गलत जवाब है। CO2 के संचय से, ये भी गलत। ऊर्जा की कमी से, गलत। अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से, ये सही जवाब है। जब हम अधिक चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, व्यायाम कर लेते हैं, उस स्थिति में ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा खपत होता है। और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पूर्ति के लिए वहां पहुंचता है क्या, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आकर उसकी पूर्ति करता है। और जिस जगह पर लैक्टिक अम्ल जमा होता है वहां तकलीफ होती है, ऐठन होती है, दर्द होती है। तो इस टाइप के प्रश्न कई तरह से पूछ सकते हैं कि अधिक चलने, दौड़ने, एक्सरसाइज करने से हमारे पेशियों में दर्द क्यों उत्पन्न हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है। कि किण्वन की क्रिया देखिए हमेशा ईस्ट में होती है, क्योंकि किण्वन जो होता है हमेशा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और ये क्रिया कहाँ होगी, ईस्ट में। ईस्ट क्या है, ये एक सूक्ष्म जीव है जो अपना भोजन किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित ग्लूकोज से, उसके जो शर्करा होते हैं, शर्करा शर्करा उसी से वो प्राप्त कर लेते हैं। और ईस्ट की उपस्थिति में ही पावरोटी का भी निर्माण होता है। ठीक है, किण्वन की क्रिया जब भी किण्वन आए तो वो कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। क्लियर। आगे है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया। देखिए फिर आगे वहीं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मैंने बताया ना कि ईस्ट किण्वन की क्रिया हमेशा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। पाइरुवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। किण्वन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। क्लियर। ऐसे भी प्रश्न आएगा किण्वन क्या है, किण्वन किसे कहते हैं। तो ये परिभाषा सबसे सॉलिड है, आप इसको लिख भी सकते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया किण्वन कहलाती है। ठीक है, बहुत भी यही प्रश्न है ये।
एकदम VVI श्रेणी में इसको रखिएगा। किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है? किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 पाइरूवेट का निर्माण होता है? तो देखिए फिर आ गया पाइरूवेट। ये कब होता है? अवायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या है? जो वायु की अनुपस्थिति में हो, वायवीय श्वसन हो गया। और वायवीय जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? बहुत। वैसे VVI तो सब क्वेश्चन है, लेकिन VVI में भी VVI इस कुछ क्वेश्चन है। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? ग्लूकोज देखिए इसका सूत्र पहले जानिए। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब देखिए कार्बन के कितने परमाणु हैं इसमें? कितने अणु हैं? 6। आंसर क्या हो जाएगा? 6। देख रहे हैं ना? ग्लूकोज का सूत्र जो C6, इसलिए कितने कार्बन अणु से बना है? 6 से बना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि सूत्र याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनता है? प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उपरांत श्वसन क्रिया के बाद किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। O2 और H2O। देखिए श्वसन क्रिया, श्वास हम लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, किसका निर्माण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा CO2, H2O और ऊर्जा। ये ऑप्शन C सही हो जाएगा। CO2, H2O और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है, जल भी मुक्त होता है और ऊर्जा भी निकलती है। जब सांस श्वसन क्रिया में देखिएगा, अपने हाथों को आगे करके जोर से हा का आवाज निकालते हैं। यहां देखिएगा जल भी आ जाता है, चिपचिपा। इसका हवा गर्म भी होता है। गर्म क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। चिपचिपा क्या है? वो जल है। और हमारे अंदर से ऊर्जा का ह्रास होता है। इसका अर्थ हुआ ऊर्जा भी मुक्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनता है? वही प्रश्न, आगे नहीं बढ़ा। समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का नाम बताना है। समस्त जैव कोशिका में, जैव कोशिका जीवों में पाई जाने वाली जो कोशिका है, उसका वाहक सार्वजनिक चारों तरफ लेकर जाता है। कौन? ATP। कौन? ATP ले जाता है। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा, लिख भी लीजिएगा। प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है। मुझे लगता है कि 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है ये, कि ATP का पूरा नाम क्या है। तो भी लिख सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ATP हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? निश्चित रूप से जो पचा हुआ भोजन है, वो ऊर्जा के उपरांत भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण होता है। दहन नहीं होता है, परिवर्तन भी नहीं होता, समन्वय भी नहीं होता। क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्योंकि भोजन का पाचन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। क्या बाबू? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा कि अनुपस्थिति में? जल्दी जल्दी बताइए। उपस्थिति में। कौन? उपस्थिति में।
ठीक है, सही आंसर ऑक्सीकरण होगा। आगे देखिए, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन हमेशा श्वसन में होता है। जनन, जनन क्या है? एक ऑप्शन आया है जनन। जनन, जब कोई जीव स्वयं अपने जैसे दूसरे जीवों का उत्पत्ति करता है तो उसको क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, नियंत्रण, कंट्रोल, रोकथाम हो गया। उत्सर्जन, जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले एक्स्ट्रा अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है? ऊर्जा का उत्पादन श्वसन के द्वारा होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? ऑक्सीजन युक्त, देखिए पौधा में लगभग चाहे वो पत्ता हो, वातररंध्र हो, जड़ हो, सभी के सांतर कोशिकीय स्थान हो, उस सभी जगह से उसमें वायु प्रवेश करता है। ठीक है, इसलिए रंध्र द्वारा, ये भी सही है। वातरंध्र, वात वातरंध्र, ये भी सही है। अंतर कोशिकीय स्थान, ये भी सही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी के द्वारा। इनमें सभी के, जैसे मनुष्य हैं, हम लोग हैं, श्वसन क्रिया करते हैं अपने नासिका से करते हैं, सभी अंगों से तो नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन पेड़ जो है ये लगभग सभी से करता है। क्लियर? लिए आगे बढ़े। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? देखिए फिर आ गया वही, पौधों में श्वसन किस भाग से होता है? जड़, जड़ से भी होगा, तना से भी होगा, पत्ती से भी होगा श्वसन क्रिया। और लास्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन डी, प्रत्येक भाग में। इसलिए हमारा आंसर, सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई शक, वहीं भी दिक्कत हो, समस्या हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट में पूछिएगा, आपको एकदम निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही आपको जवाब मिल जाएगा। वहीं भी यहाँ दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में, समझने में, तो आप कमेंट कीजिए, आपके हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए आगे आते हैं। फोटो बना लो। 13 नंबर, जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति कैसी होती है? जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति बहुत धीमी होती है। हमारा श्वसन जो दर है, सांस लेने की जो तीव्रता है, थोड़ा तीव्र होता है, अधिक तेजी से हम श्वसन क्रिया करते हैं। लेकिन पौधा जो है बहुत धीमी गति से, कैसे? एकदम धीमी गति से। धीमी गति से श्वसन की क्रिया करता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जंतु की अपेक्षा पौधों में बहुत धीमा होता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। टीडा तथा तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वसन देखिए, टीडा, जब भी किसी प्रकार का छोटे छोटे जंतु आ जाए, कीट आ जाए, तो कीट हमेशा ट्रैकिया द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। कौन सी द्वारा? ट्रैकिया, श्वास नली, गिल्स। अब तीनों को हम बता दे रहे हैं आपको। कीट, कीट में श्वसन क्रिया ट्रैकिया के द्वारा होता है। गिल्स, गिल्स जो है ये मछलियों का श्वसन अंग है। मछलियों का श्वसन। और फेफड़ा जो है, फेफड़ा मानव।
मानव। ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी सारे जीव लगभग उनका श्वसन अंग फेफड़ा है। लेकिन अब प्रश्न है कि टीडा या तिलचट्टा, तो टीडा या तिलचट्टा किस श्रेणी में आएंगे? कीट के श्रेणी में आएंगे, इसलिए उनका श्वसन अंग हो जाएगा ट्रैकिया। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, श्वसन गैस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? देखिए जल शब्द आ गया, तो अब तो हम मनुष्य हैं, मानव, उस जल में घुसकर श्वसन क्रिया नहीं ना करेंगे, जलीय जीव करेगा। और जलीय जीव देखिए कि अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय हैं, तो इनमें तो श्वसन के लिए कोई खास अंग होंगे नहीं, इनमें सब है, इनमें सभी आ गया, तो पहले से है, दो छांट दिए हम, एक कोशिकीय है। सही जवाब क्या होगा? मछली। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे। निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है? अभी हमने बताया कि मनुष्य जो है उसका श्वसन अंग फेफड़ा है, लेकिन साथ साथ कछुआ, कछुआ का श्वसन अंग भी फेफड़ा ही है, फेफड़ा। झींगा, सीप, ये सब कीट में आ जाएंगे, इनका श्वसन मुझे लगता है ट्रैकिया द्वारा होता होगा, लेकिन कछुआ जो है ये फेफड़ा से करता है। क्लियर? ले आगे बढ़िए। मनुष्य में नासिका, मनुष्य में नासिका व्यस्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, वह क्या कहलाता है? देखिए नासिका क्षेत्र, पहले दिया है घ्राण क्षेत्र, घ्राण क्षेत्र। घ्राण क्षेत्र के विषय में आपको मैं बता दूं कि ये मनुष्य के सूंघने की क्षमता है, कि जिस जीव में एक घ्राण क्षेत्र बहुत बड़ा होता है उसका सूंघने का क्षमता बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि मनुष्य जो है, हम लोग का घ्राण क्षेत्र बहुत कम होता है, इसलिए सूंघने की क्षमता हमें कम ही होती है। एक छोटी चींटी, बहुत आश्चर्य कीजिएगा आप कि छोटी सी चींटी, इतना छोटी, लेकिन घर में किसी भी कोने पर आप चीनी वगैरह मिठाई रख दीजिएगा तो घूमते 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 सूंघते सूंघते पहुंच ही जाती है। वो चाहे एक प्लास्टिक में पॉलिथीन में बांध कर ही क्यों नहीं रखें, वो दीवार पर भी चढ़कर उसको पकड़ लेती है। कारण क्या है कि चींटी का घ्राण क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और मनुष्य का बहुत कम, जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है। प्रश्न वहां घ्राण क्षेत्र छाटिए दीजिए, नासिका छिद्र खुलने की बात हो रही है, तो उसका सही आंसर होगा प्रघ्राण या प्रकोष्ठ, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित कौन सीधे वायु कोश या एल्वोलाई में खुलती है? कौन है सीधे वायु कोश या एल्वोलाई, इसमें कौन खुलता है? तो श्वसनिका, श्वास नली जो है ये वायु कोश में नहीं खुलती है, श्वसनी होता ही नहीं, तो श्वसनिका जो है वो सीधे कहाँ खुलता है? वायु कोश में। सही जवाब हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? वक्ष, जो हमारा वक्ष गुहा है, वक्ष ये छाती हो गया, उदर हमारा पेट हो गया। ठीक है, तो छाती को पेट से ये अलग कौन करता है? तो वो है डायफ्राम। डायफ्राम दोनों को अलग करता है। डायफ्राम देखिए संकुचन और शिथिलन का भी काम करता है, सिकुड़ना और फैलना का भी काम कौन कराता है? डायफ्राम के द्वारा ही होता है। एक तरह से ये प्रोटेक्टर है लंग्स का, हार्ट का, ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, मतलब सुरक्षा। ले आगे देखिएगा। श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है, संकुचित, पिचकना, शिथिलन, फैलना। ठीक है, जब हमारी पेशियां संकुचित होती है तो क्या होता है?
क्या वक्ष गुहा संकुचित हो जाता है? वक्ष गुहा फैल जाता है? फेफड़े से हवा बाहर निकल जाता है? इनमें कुछ नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पसली जब संकुचित होती है तो हमारा वक्ष गुहा फैल जाता है। वक्ष को देखिएगा, श्वसन क्रिया हम किए, जैसे ही सांस को हमने खींचा, हमारी पसली में क्या आता है? फैलाव आता है, वक्ष गुहा भी फैलता है। ठीक है ना? आगे, सिरीय रक्त में, सिरीय रक्त जो सिराओं से रक्त का संचरण होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल के हवा की अपेक्षा कितनी होती है? अधिक की ज्यादा? सिरीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा क्या होता है? तो बहुत कम। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा कम होती है, अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा, रक्त के माध्यम से, कील पट्टिका द्वारा या फेफड़ा से? किसके द्वारा होता है? ध्यान देखिए, ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिएगा। कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा। विसरण का अर्थ होता है उसके रोम छिद्र जो होते हैं पतले पतले ना, उसी रोम छिद्र के माध्यम से वो धीरे धीरे सनई 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 करके प्रवेश करता है। क्योंकि इनके पास, अमीबा के पास, पैरामीशियम के पास तो कोई खास अंग है नहीं, इसलिए उसमें विसरण क्रिया द्वारा उसके कोशिका झिल्ली के माध्यम शरीर के ऊपरी परत द्वारा ये कार्य होता है, गैसों का आदान प्रदान। तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि श्वास नली या ट्रैकिया के लिए क्या सही है? श्वास नली, इसी को अंग्रेजी शब्द में कहते हैं ट्रैकिया। इसके लिए क्या सही है? यह रक्त से भरी होती है, शाखित तथा वायु से भरी होती है, शाखित तथा रक्त से भरी होती है, इनमें कोई नहीं। तो देखिए यहाँ ट्रैकिया जो होता है वो शाखित होता है। शाखित मतलब उसकी कई शाखाएं निकले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक, साइड में, दाएं बाएं, चारों तरफ निकले होते हैं, वो शाखित भी है। और श्वसन क्रिया में देखिए, श्वास नली इस श्वसन में भाग लेता है। श्वसन क्रिया में क्या आवश्यक है? वायु। इसलिए आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? बार बार मैं बताता हूं कि आप लोग अधिकांश गलत कर बैठते हैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़कर। कौन श्वसन तंत्र का भाग है? मैंने नहीं पर ध्यान नहीं दिया, और है पहला ही देखेंगे नासिका छिद्र, और सही ऑप्शन मार देंगे कि नासिका छिद्र सही है। हमारा OMR सीट पर भी भर दीजिएगा, लेकिन बाद में महसूस होगा कि जा, ये क्वेश्चन तो कह रहा है कौन भाग नहीं है। इसीलिए सभी के सभी ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। टोटल ऑप्शन पढ़िए। तो नासिका छिद्र ये भाग है, श्वास नली ये भी है, गिल्स, देखिए रक्त और गिल्स दो आ गया, तो रक्त तो है ही, तो क्या मनुष्य में, मानव की बात हो रही है, मानव का श्वसन गिल्स के द्वारा होता है कि नहीं? फेफड़ा। इसीलिए गिल्स में श्वसन की क्रिया किस में होती है? गिल्स द्वारा, मछलियों में। ठीक है, तो जब नहीं आ गया तो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलता है? मनुष्य में बाह्य नासिका जो होता है अंदर जाकर वो कहाँ खुलता है? तो खुलता है प्रगाण, मतलब प्रकोष्ठ में। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। क्लियर? चलिए आगे प्रश्न नंबर 26 पर देखते हैं कि मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है। मैंने पूर्व में भी, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था। क्या बताया था? कि मनुष्य का जो घ्राण क्षेत्र जो है
सूंघने की शक्ति है अन्य छोटे जंतुओं की अपेक्षा कम होता है, छोटा होता है। तो आप ऑप्शन में खोज कर बताइए, क्या नासिका भस्म की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है इसलिए? नहीं। दोनों नासिका भस्म नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं, अलग होते हैं, क्या इसलिए? घ्राण क्षेत्र अत्यधिक बड़ा होता है। घ्राण क्षेत्र, घ्राण क्षेत्र अत्यधिक बड़ा होता है मनुष्य में। क्या मनुष्य का घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है? जी नहीं, घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है। देखिए, ये 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद तो हमारा चौथा ऑप्शन आया कि घ्राण क्षेत्र कम होता है, छोटा होता है, किसका? मनुष्य का। यही कारण है कि हमारे सूंघने की क्षमता अन्य छोटे जंतुओं से कम होती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नासिका भस्म की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, नासिका भस्म की दीवार टेढ़ी मेढ़ी होती है, और वो क्या कहलाती है? याद रखिएगा, उसको कहते हैं हम कांची। टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह जो नासिका भस्म की दीवार होती है, क्या कहलाती है? कांची होती है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? ट्रैकिया, उसको अभी बताइए, आपको श्वास नली भी कहते हैं। किसको? ट्रैकिया को। अब उसका लंबाई पूछ रहा है, तो ट्रैकिया की लंबाई दोस्तों हमेशा 11 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। कल भी शायद इस टाइप के प्रश्न पर चर्चा किए थे कि ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर। तो ये 28 प्रश्न श्वसन पार्ट से आपका कंप्लीट हुआ। आप देखिएगा बोर्ड के एग्जाम में इन 28 में से ही प्रश्न आएगा, इससे अधिक नहीं आएगा। चलिए, तो आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है, और वंस अगेन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।